ये बताएं, अभी संजीव हसीन यही कह के गए थे, भाई बाजार के वैल्यूएशंस के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। जो अर्निंग सीजन अभी बीता हुआ है उसके बाद बाजार के वैल्यूएशंस और जो अलग अलग हिस्से हैं बाजार के, मिड कैप, स्मॉल कैप वर्सेस लार्ज कैप, कुछ एरियाज के आप फेयर वैल्यू करीब या ऊपर भी आ गए या अभी भी अट्रैक्टिव जोन में? हाँ, तो अजय देखिए, वैल्यूएशन का एंगल ऐसा होता है कि वैल्यूएशन में दो पहलू होते हैं। एक जो अर्निंग्स होती है या कैश फ्लो होता है, उसका आउटलुक और उसकी ग्रोथ। बट दूसरा पहलू होता है जो डिस्काउंट रेट जिसको कहते हैं। तो अभी जो लेवल है 18,600 700 का जो लेवल है, आप अगर जस्ट पीछे चार्ट देखें तो करीब सितंबर 21 में हमने करीब ये लेवल एक बार अटेन किया था। तो उस वक्त जो वैल्यूएशन था करीब वो 23 का पी था फॉरवर्ड बेसिस पे, और अब मैं आज देखूं तो करीब 19 का है फॉरवर्ड बेसिस पे। बट एक तो ये है कि हेडलाइन वैल्यूएशन जो पिछली बार जो पीक मारा था मार्केट ने, उससे तो काफी कम है। बट दूसरी बड़ी बात जो है, जो मैं कह रहा हूं कि जो दूसरा पहलू होता है वैल्यूएशन का, डिस्काउंट रेट का। तो पिछले 1.5 साल में क्या हुआ है कि पहले यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, फिर उसके बाद कमोडिटी स्पाइक हुआ, फिर एक जंबो रेट हाइक साइकिल शुरू हुआ सेंट्रल बैंक से। तो इन जो चीजों से जो डिस्काउंट रेट है, जिसमें रिस्क फ्री रेट होता है, और जो रिस्क प्रीमियम कहते हैं जिसको, कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए एक रिस्क प्रीमियम देते हैं, वो बहुत बढ़ गया था पिछले एक आध साल से। ये जो मैंने मैक्रो रिस्क बताया उन चक्करों में। बट वो अभी पिछले करीब आप समझे 6-7 महीनों से वो करीब नीचे आ रहा है। तो आप क्रूड ऑयल प्राइसेस देख लीजिए, जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग साइकिल जो चल रही थी वो करीब करीब खत्म होने आई है। आप इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी देखिए, वो नीचे जा रही है। तो वैल्यूएशन एक कोई फिक्स नंबर नहीं होता है। जो रिलेटिवली जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, जो फंडामेंटल्स, उसका वो देखना बहुत जरूरी होता है। तो वो काफी रिसीड कर रहे हैं। तो इस चक्कर में जो अभी का जो वैल्यूएशन है करीब 19 टाइम का, और जो डिस्काउंट रेट है जो नीचे आती हुई दिख रही है, कि जिस तरह से इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है और जिस तरह से गवर्नमेंट की रेवेन्यूज है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, ऑयल प्राइसेस हैं, तो ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ही फ्रॉथी वैल्यूएशन पे आप है कंपेयर टू जब जो पिछली बार था करीब 1.5 साल पहले। वो लेवल पे नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, शॉर्ट टाइम में फास्ट रिटर्न आया है, वो कोई उसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसमें आप अगर ट्रेडिंग एंगल से देखें तो अलग बात हो जाती है, बट फंडामेंटल एंगल से मुझे लगता नहीं है कि आप उस तरह के वैल्यूएशन पे अभी तक पहुंचे हैं करंटली। राइट। एक और बात विनोद में पूछना चाहूँगा आपसे, वो ये है कि इस समय अगर आप इंटरेस्ट रेट्स की बात करें, बाजार इस समय पॉज मोड में है, बट क्या बाजार ऑलरेडी 6-8 महीने आगे ऑनवर्ड्स इंटरेस्ट रेट का कट भी प्राइसिंग करना शुरू कर गया है, उसकी ट्रेजेक्टरी प्राइसिंग करना शुरू कर गया है? बिल्कुल यही किया है, और हमने ये पिछले 3-4 महीनों से हमें लिख रहे हैं, 6 महीने से लिख रहे हैं कि आपको जो ट्रेजेक्ट्री है वो पीक आउट हुए दिख रही है क्वांटिटी टाइटनिंग साइकिल। तो मार्केट करीब 6 से 9 महीने पहले ये डिस्काउंटिंग शुरू कर देता है। तो ये क्लियरली हो रहा है। और जो इन्फ्लेशन नंबर है और जो एक्शन है सेंट्रल बैंक का, वो पॉजिटिवली सरप्राइज भी कर रहा है। जैसे जैसे आप देख रहे हैं, आपको ये देखना होगा कि लास्ट ईयर जब मार्च अप्रैल इस टाइम पे क्रूड ऑयल और कमोडिटी प्राइसेस बहुत हाई लेवल पे चले गए थे, तो हमारा तो ये मानना था कि कमोडिटी जो इन्फ्लेशन नंबर होगा वो काफी बेस कमोडिटी प्राइसेस, उसका तो बहुत ही हाई बेस होगा लास्ट ईयर, तो वो डिप दिखेगा शार्पली। बट आपको ये देखना है कि बाकी जो कोर इन्फ्लेशन है वो डिप होता है कि नहीं, तो वो थोड़ा थोड़ा हो रहा है अभी। तो मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन ऐसा नहीं होगा कि पिछले बार जैसे एकदम से बहुत नीचे चला गया, और इंटरेस्ट रेट्स स्पेशली डेवलप मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट्स का सिनेरियो था वो जीरो नेगेटिव कुछ कंट्रीज में, वो वाला वो एरा से हम निकल गए हैं। तो अब हमको एक नॉर्मल सा इंटरेस्ट रेट्स रहेगा डेवलप मार्केट में। तो इस चक्कर में वो जो टेल विंड मिलती थी पहले कि 0% इंटरेस्ट रेट हो गया और नेगेटिव इंटरेस्ट रेट हो गया, ये सब सिनेरियोज अब नहीं रहेंगे। तो उतना टेल विंड इक्विटी वैल्यूएशन को नहीं मिलेगा फॉर श्योर।
तो हम एक नॉर्मल इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में जा रहे हैं जहां पर वैल्यूएशंस उतने हाई नहीं जाएंगे हमारे हिसाब से। विनोद, गुड मॉर्निंग। मानसी दिस सेक्टर स्पेसिफिक अगर बाजार के ट्रेंड को समझने की कोशिश करें, एक ट्रेंड ये भी है कि पिछले 6 से 12 महीने जो हैं सेक्टोरल रोटेशन विद इन द मार्केट्स देखने को मिल रहा। इनफैक्ट सेक्टर स्पेसिफिक भी अगर आप देखें तो वहां भी कंपनीज की लीडरशिप जो है वो बदलती हुई नजर आ रही है। तो आने वाले 6 to 12 मंथ्स के लिए किस तरह के सेक्टर स्पेसिफिक रोल्स, कौन सी स्ट्रैटेजीज, क्या बिल्टअप होना चाहिए, या फिर आने वाले 6 से 12 महीनों के लिए कौन से सेक्टर्स हैं जो कि अब उभरते हुए नजर आएंगे? तो हम तो देखिए सेक्टर और स्टॉक का हमारा मानना ये सिंपल है कि फंडामेंटली इकोनॉमी में जहां से डिमांड आ रही है उन्हीं पे फोकस करना चाहिए। तो अगर आप जीडीपी को ब्रेकअप करें, जो ब्रॉड इकोनॉमी का अंदेशा देता है, तो इसमें क्लियर है कि जो इन्वेस्टमेंट साइड, जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जिसको कहते हैं, वहां से डिमांड ज्यादा आ रही है। उसमें क्या होता है कि आपका पावर, एनर्जी, मेटल्स और सम अमाउंट ऑफ डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन, ऑटो, ये इस तरह की चीजें यहाँ पर ज्यादा, मतलब यहाँ डिमांड दिख रही है हमको, वो बढ़ती है। और क्रेडिट अपटेक जो है वो भी रोबस्ट रहता है ऐसे एनवायरनमेंट में। हाउसिंग हो गया और इस तरह की चीजें। तो ये तो बहुत ही क्लियर है कि कहाँ से डिमांड आ रही है, इन सेक्टर से डिमांड आ रही है। और कुछ सेक्टर्स में यहाँ पर वैल्यूएशन भी, जैसे फॉर एग्जांपल पावर हो गया आपका, इवन बैंक्स, मैं बोलूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन देखें तो उतने एक्सपेंसिव नहीं है, बट उनका जो डिमांड का जो अंदेशा दिख रहा है आगे को, एस्टिमेट देखें आप, तो वो अच्छा लग रहा है और एनपीए साइकिल के बॉटम पे हैं वो। तो ये जो सेक्टर्स हैं, जो मैंने कहा कि ब्रॉडली आप 3 बकेट में इसको कर सकते हैं, कि जहां पर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड स्टॉक्स जो होते हैं, क्रेडिट साइकिल से रिलेटेड स्टॉक्स जो होते हैं, और हाई एंड डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन जिसको कहते हैं, वो क्लियरली दिख रहा है हमको कि लो एंड कंजम्पशन में बहुत चैलेंजेस हैं, बट हाई एंड डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन में अच्छी डिमांड है। तो जहां पर डिमांड होती है और जहां ग्रोथ होता है, हमने हिस्टोरिकली देखा है कि उस एरिया में जो स्टॉक्स होते हैं उनको इन्वेस्टर चेस करते हैं। अब वहां पर आपको ये देखना है कि आप ऐसा मत ले लो जो बहुत एक्सपेंसिव है, वैल्यूएशंस रीजनेबल हैं और ग्रोथ अपग्रेड हो रहा है, डाउनग्रेड नहीं हो रहा है। तो वो एरियाज में आप देखें तो आपको डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा नहीं होगी। मॉर्निंग विनोद, एक और आपसे, क्योंकि आपने बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर तो अपना व्यू दिया, पर बैंक्स, फाइनेंशियल्स वर्सेस एनबीएफसीज वर्सेस माइक्रो फाइनेंस, इन सब के लिए ऑफ कोर्स एक स्वीट स्पॉट तो होगा जब साइकिल टर्न होगी, रेट पॉज का एनवायरनमेंट होगा। ऐसे में कई सारे एनबीएफसीज हैं जो ऑलमोस्ट चल भी चुके हैं। बैंक्स में इनफैक्ट पीएसयू बैंक थोड़े से अभी बैक सीट पे बैठे हैं, उनके लिए भी एक डिबेट रहता है कि बेस्ट ऑफ निम्स बिहाइंड अस। अब क्या व्यू बना रहे हैं बैंक्स, फाइनेंशियल्स वर्सेस एनबीएफसीज वर्सेस माइक्रो फाइनेंस? आपको इस पूरे स्पेस में कहाँ अपॉर्चुनिटी दिखती है? तो एनबीएफसीज का एनवायरनमेंट थोड़ा, जैसे लास्ट ईयर मैंने कहा कि रिस्क एनवायरनमेंट बहुत बढ़ गया था, तो रिस्क एपेटाइट कम हो गया था, इसलिए जो रिस्क स्प्रेड जो बोलते हैं वो बढ़ गया था। तो ऐसा था कि उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो हाई हो जाएगी। अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो एनबीएफसीज का भी सिचुएशन इंप्रूव हो रहा है। और ओवरऑल इकोनॉमी में देखिए, फाइनेंशियल सिस्टम का सबसे बड़ा जो मापदंड आपको देखना चाहिए, फैक्टर देखना चाहिए कि एनपीए डेवलपमेंट हो रहा है क्या नहीं, और ग्रोथ क्या क्या सीन है बेसिकली, राइट। मार्जिन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर बहुत बड़ा मूवमेंट है। अगर लेकिन 19-20 इधर उधर हो रहा है तो वो उसको ज्यादा, उस पर आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब उसमें उसको व्यू लेके आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज रिप्राइसिंग कर लेते हैं, डिमांड अच्छी रहती है, ये सब होता रहता है, वो हो जाता है मैनेज। बट जो क्लियरली जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप एनपीए साइकिल में कहाँ पर हो और क्रेडिट ग्रोथ का एग्रीगेट डिमांड कैसा है, वो एनवायरनमेंट हमको काफी रोबस्ट लगता है। तो इसलिए हमको ये सेक्टर ठीक लगता है जहां पर जो एंटिटीज रिस्क मैनेजमेंट कर रही हैं। क्योंकि क्या होता है ऐसे में एनवायरनमेंट में जहां एनपीए लो होता है और ग्रोथ अच्छी होती है, तो अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स खराब होने लगते हैं, जो आगे को जाके ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये जो कंपनीज होती है, एनबीएफसी या बैंक, यहीं पर प्रॉब्लम भी क्रिएट होते हैं। तो जहां पर आपको भरोसा है कि उनकी अंडरराइटिंग स्किल्स, उनके बहुत डिसिप्लिन्ड है,
तो वो उनको आप इसलिए क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर सब ऊपर आएगा जब इस तरह का एनवायरनमेंट होता है जहाँ वैल्यूएशन बढ़ जाते हैं ऑल। तो आपको ध्यान रखना है कि हिस्टोरिकली कौन से बैंक्स हैं, कौन से एनबीएफसी जिन्होंने अपना टाइट लीश रखा है ऑन ड्यूरिंग गुड एंड बैड साइकिल एनपीए डेवलपमेंट पे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन लेकिन अब इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस अर्निंग्स ग्रोथ पर आपका आउटलुक मैं समझना चाहूंगी। वैसे तो इकोनॉमिक ग्रोथ और अर्निंग्स ग्रोथ जो है एक तरह से इंटर रिलेटेड भी है, लेकिन इन दिनों जिस तरह से इकोनॉमी के सिनेरियोज पैन आउट होते हुए दिख रहे हैं, इन्फ्लेशन को लेकर जो कंसर्न्स थे वो अब छटते हुए नजर आ रहे हैं, स्लो डाउन को लेकर कंसर्न्स थे वो भी छटते हुए, यूएस फेड की तरफ से भी एक्सपेक्टेशन है रेट हाइक को लेकर एक पॉज नजर आ सकता है। और अर्निंग सीजन जो पिछला हमने देखा, वहां अर्निंग्स मेजॉरिटी सेक्टर्स की अर्निंग्स जो है काफी अच्छी नजर आई। तो क्या अब आपको लगता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और अर्निंग्स ग्रोथ दोनों में अच्छी मजबूती एक साथ नजर आएगी, या फिर अर्निंग्स ग्रोथ अब भी मच बेटर आउटलुक दिखा सकती है विज़ इकोनॉमिक ग्रोथ? आपने पूछा, एक्चुअली हमने हिस्टोरिकली ये देखा है कि जो जीडीपी का ग्रोथ होता है उसके अराउंड ये ऑसिलेट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब स्ट्रेस होता है एनवायरनमेंट में, कॉर्पोरेट स्ट्रेस होता है कि एनपीए हो गए, कि मार्जिन्स डिक्रीज हो गए, डिमांड कम है, तो उस वक्त क्या होता है कि और कैपेसिटीज ज्यादा है सिस्टम में, तो जो नॉमिनल जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है या जो रियल भी देख लीजिए उससे नीचे चला जाता है अर्निंग्स ग्रोथ बेसिकली। लेकिन जब ये मीन रिवर्जन होने का चांसेस होता है, तो उस वक्त क्या होता है, अगर आपका जैसे फॉर एग्जांपल इस साल 10.5%, 11% का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं 24 में, लेकिन जिस तरह का हम देख रहे हैं कि जो मीन रिवर्जन हो रहा है प्रॉफिटेबिलिटी का, तो इसमें जरूरी नहीं है कि जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी 11% 12%, इट कैन बी हायर। और जो हमको फोरकास्ट दिख रहा है वो एक्चुअली 15 से 20% के रेंज में एज ऑफ नाउ जो कंसेंसस एस्टिमेट्स हैं वो दिख रहे हैं। अब उसमें कट होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है, बट एज ऑफ नाउ हमने कट्स नहीं देखे जो लेटेस्ट क्वार्टर में, तो हम मान सकते हैं कि ये 15-20 होगा। तो पॉइंट ये है कि जो साइकिल होती है कि जब अप साइकिल आता है कॉर्पोरेट अर्निंग्स का, जो हमको पिछले एक आध साल से दिख रहा है, तो उसमें ये जो मीन रिवर्जन की वजह से कॉर्पोरेट प्रॉफिट का ग्रोथ एक्चुअली नॉमिनल जीडीपी से भी हायर हो सकता है। ऑलराइट, ओके, वेरी इलेबोरेटिवली और काफ़ी सिंप्लीफाइड में आपने ब्रेक डाउन किया इन सारे क्रूशल पॉइंट्स को। विनोद, थैंक्स वेरी मच आज समय देने के लिए और ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए, ये हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।